तो कल वाले उसमें कोई डाउट तो नहीं आपका? कल हमने पढ़ा था एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए रेजिस्टर। मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं क्या क्या उसमें पॉइंट्स याद थे, आपने ही बताना मेरे को। एक पूरे साइकिल में एवरेज पावर डिसिपेशन जब आप एसी वोल्टेज रेजिस्टर पे लगाते हो कितना होता है? एक पूरे साइकिल में पावर लॉस या पावर डिसिपेशन कितना होता है? जीरो। ठीक है, ये हमने कल डिस्कस किया था, प्रूव भी किया था, राइट? और सॉरी, जीरो नहीं होता। कितना होता है? हाफ आई नॉट स्क्वायर आर। जीरो तो आज इंडक्टर में करेंगे, ठीक है। हाफ आई नॉट स्क्वायर आर, आई नॉट क्या था? पीक करंट। और इसका दूसरा फॉर्म क्या था? आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। तो ये हमने प्रूव किया था। सम ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट्स पूरे साइकिल में जीरो होता था, ये हमने किया था। पहले हाफ साइकिल का करंट और दूसरे हाफ साइकिल का करंट, उन दोनों का सम जीरो हो रहा था। लेकिन पावर लॉस रजिस्टर में जीरो नहीं होता, तो हमने कल प्रूव कर लिया था। तो आज अगला एक क्वेश्चन लिखो, मैं लिख देता हूं तो ये नोट करो। ऑब्टेन दी फेज रिलेशनशिप, obtain the phase relationship between current and voltage, obtain the phase relationship between current and voltage when an AC voltage is applied to an inductor। अब इंडक्टर पे जब एसी वोल्टेज लगाते हैं तो क्या एंगल बनता है, क्या फेज रिलेशनशिप बनता है आपका करंट और वोल्टेज का? ठीक है, रेजिस्टर में क्या फेज रिलेशनशिप बना था करंट और वोल्टेज का? जीरो। फेज एंगल जीरो था, उसका मतलब क्या था? जितने टाइम के बाद करंट अपनी वैल्यू को मैक्सिमाइज कर रहा था, उतने ही समय के बाद वोल्टेज भी मैक्सिमाइज हो रही थी। जितने समय के बाद वोल्टेज जीरो हो रही थी, उतना ही समय के बाद करंट भी जीरो हो रहा था। तो दैट वाज फेज एंगल जीरो था। अब यहाँ पे चेक करेंगे, जब आपने इंडक्टर पे लगाया तो क्या रिलेशन आया। तो इन सब के फेजर डायग्राम भी बनाने हैं, वो सब हम ड्रॉ करेंगे। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल derive the relation. So it is an important question. So we apply an AC signal to an inductor। इंडक्टर पे लगा दिया, ठीक है जी। सो हम मान लेते हैं कि जो हमने वोल्टेज सिग्नल लगाया, लेट E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमने लगाई। तो जिसके कारण इंडक्टर में करंट जाने की कोशिश करेगा, राइट? तो इसमें ईएमएफ पैदा होगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, जो कि एक ऑपरेशन देगा करंट को, राइट? तो हमने पढ़ा हुआ है, सिंस ईएमएफ जो इंड्यूस होता है कितना होता है किसी इंडक्टर में? माइनस एल डी आई बाई डी टी। यानी ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, दोनों को बराबर कर दो। या ये हम कह सकते हैं कि इस पूरे सर्किट में हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया, सम ऑफ द वोल्टेज इक्वल टू जीरो। तो हम सीधा ये कह सकते हैं ई, जो ई नॉट साइन ओमेगा टी है, इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। दोनों वोल्टेज हमने बराबर कर दी, ठीक है। हमें तो करंट चाहिए, अगर करंट चाहिए तो मुझे डी आई बाई डी टी अलग चाहिए, तो मैं एल को नीचे ले आऊंगा। तो यानी ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी, ठीक है जी, इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी। अब मुझे बताओ, मुझे करंट का रिलेशन चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आ चुका है, तो मैं मुझे क्या करना चाहिए करंट का रिलेशन निकालने के लिए? क्या करना चाहिए? मुझे आई चाहिए, ये तो डेरिवेटिव बना हुआ है। क्या करें? डी टी इधर लेते हैं, क्योंकि ये टाइम की क्वेश्चन है, ये भी टाइम की फॉर्म है। तो मैं क्या करूंगा, ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी, टाइम और टाइम की क्वेश्चन साथ लिख लूंगा। दोनों तरफ डेरिवेटिव बने तो कैसे क्या करना चाहिए? इंटीग्रेट। इस तरह भी डेरिवेटिव बन गया, इस तरह भी डेरिवेटिव बन गया, तो इंटीग्रेटिंग थ्रू आउट, सो यू गेट ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, ठीक है जितना। तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर ई नॉट बाई एल तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर बच गया साइन ओमेगा टी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी? ये याद होना चाहिए, माइनस कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी का दोबारा करना है, जो कि डेरिवेटिव में जाता है, यानी इसका जो कॉफिशिएंट है वो नीचे लिखा जाता है, ये रूल है। डी आई की इंटीग्रेशन आई, ठीक है, प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट। वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जीरो भी मानना हमने, वो लिखने की जरूरत नहीं है, लिमिट्स वगैरह नहीं डालनी, ठीक है। इतना पता लग गया? एनी डाउट्स यू कैन आस्क।
तो हमारे पास ये आ गया ई नॉट बाय ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू आई। यहाँ तक नोट करो। सो लेट अस सपोज दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आप वोल्टेज की इक्वेशन को देखिए जो कि साइन की फॉर्म में है, करंट की इक्वेशन किस फॉर्म में है, माइनस कॉस की फॉर्म में, राइट। तो क्या कोई तरीका है, जैसे कल हमने जब एसी वोल्टेज रेजिस्टर पे लगाई थी तो फेज एंगल निकालने के लिए जो रेजिस्टर की इक्वेशन बनी थी क्या थी, ये वोल्टेज थी और ये साइन की इक्वेशन आई थी सीधी सीधी, तो दोनों एक ही ऐसी फॉर्म में थी। तो जिससे हमने देखा कि इसको और इसके बीच का जो फेज एंगल था वो जीरो था। अब ऐसी कोशिश करो जब भी फेज एंगल निकालना है दोनों ही क्वेश्चन को सेम बनाने की कोशिश करनी है। तो क्या कोई तरीका है कि मैं उसको साइन की फॉर्म में बना लूं? आप बताना ये समझ में आया कि नहीं। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। कैन आई राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस? बिकॉज मैंने मैंने थीटा माइनस 90 लिखा है, बिकॉज 90 साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होगा पॉजिटिव में, तो थीटा माइनस 90 माइनस कॉस थीटा होगा। समझ आई मेरी बात? इसको 90 माइनस थीटा नहीं लिखा मैंने, वो तो पॉजिटिव, मैंने माइनस कॉस थीटा लिखना था, उसको माइनस को कंज्यूम करवाना था। तो माइनस आई हैव रिटन माइनस कॉस थीटा है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है। तो ये हो गया। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, हमें ये तीसरी क्वेश्चन बन गई। अब मैं फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करूंगा, दोनों साइन की फॉर्म में बन गई। अब इसका फेज देखो, आनी मुझे बताओ इस इक्वेशन का फेज कितना है, ओमेगा टी। फेज नॉट इनिशियल फेज, फेज का मतलब है साइन या कॉस के साथ लिखी गई सारी चीजों फेज है ओमेगा टी। इसका इनिशियल फेज 0 है 5, इसका फेज ओमेगा टी है, इसका कितना फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना हुआ, दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है, बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे, दोनों का फेज डिफरेंस कितना होगा। तो देखिए जो 5 यानी फेज डिफरेंस क्या हो गया, ओमेगा टी में से ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या बन गया ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो ये फेज एंगल या फेज डिफरेंस बना करंट और वोल्टेज का 90 डिग्री, पाई बाय 2 रेडियन। रेजिस्टर में 0 डिग्री बना, यहाँ पे कितना बना पाई बाय 2। सो ये हमने रिलेशन निकाल लिया, दिस इज द फेज एंगल और फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट व्हेनेवर वी अप्लाई एन एसी वोल्टेज टू एन इंडक्टर। तो ये बात याद रखना, जब भी एक तरह के क्वेश्चन आते हैं, जब भी फेज डिफरेंस पूछा हो तो दोनों ही क्वेश्चंस को एक जैसे बनाना है। देखिए जैसे गलती क्या होगी, मान लो फेज डिफरेंस पूछ लिया, एक ही क्वेश्चन साइन की फॉर्म में दे दी, एक कॉस की फॉर्म में दे दी, तो आप क्या गलती कर सकते हो, आप कहोगे सर इसका फेज ओमेगा टी है, इसका फेज भी ओमेगा टी है, ओमेगा टी में से ओमेगा टी माइनस को आंसर 0 आ जाएगा ना, वो नहीं। क्योंकि कॉस का जो ग्राफ है वो ऑलरेडी साइन के ग्राफ से 90 डिग्री के डिफरेंस पे होता है, क्योंकि साइन का ग्राफ नीचे से ऊपर जाता है, कॉस का ऊपर से नीचे आता है, उनकी पार्टिकल्स की मूवमेंट अलग अलग होती है, इसलिए ऐसे नहीं कर सकते। तो तरीका यही है कि दोनों ही फेज डिफरेंस के सवालों में दोनों इक्वेशन को सेम बनाना है। तो मैंने इसलिए दोनों को साइन में बनाया, तो मुझे एक झलक से पता लग गया था कि दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाय 2 आना ही था, अगर मैं सब्ट्रैक्ट ना भी करता। तो टेक्निकली यहाँ पे एक माइनस साइन है। अब आप इसको और इस इक्वेशन को देखो, एक चीज और यहाँ पे समझ में आएगी कि वहां पर तो ये कहा था कि बोथ ई एंड आई आर रीचिंग देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या कहेंगे, दोनों का फेज डिफरेंस तो पाई बाय 2 आया, 0 तो नहीं आया, तो हम ये कहेंगे करंट या वोल्टेज में से कोई तो एक के पीछे रह रहा है, ये कोई एक के आगे रह रहा है। तो बता सकते हो दोनों इक्वेशंस को देखकर कौन सी वैल्यू किससे पीछे रह रही है या आगे रह रही है। क्या करंट आगे रह रहा है वोल्टेज से, कि वोल्टेज आगे रह रही है करंट से? वोल्टेज आगे रह रही है। क्यों, कैसे पता लगा? क्योंकि करंट वाली इक्वेशन में ओमेगा टी से कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय ए फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2। तो लिखिए, सो दिस मींस फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 3 it is clear that from equations 1 and 3 it is clear that the current is lagging behind voltage, the current is lagging behind voltage
बाय ए फेज एंगल ऑफ द करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज बाय ए फेज एंगल ऑफ π/2। इसका दूसरा मतलब क्या है? वोल्टेज लीडिंग करंट। तो ये दूसरा मतलब है इसका, वोल्टेज करंट से लीड कर रही है π/2 से, या करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है π/2 से। बात एक ही, ये कब, ये किसका रिजल्ट है? जब एसी वोल्टेज को हम इंडक्टर पे लगाते हैं। रेजिस्टर में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें कोई लीड लैग नहीं होता, वो एक जैसा ही है। अब इसका मतलब अगर करंट वोल्टेज से पीछे रह रहा है तो वोल्टेज ऑलरेडी वो चीज पहले से अचीव कर चुकी है जो करंट ने अचीव करना है। तो इसके ग्राफ बना के देखते हैं अब हम, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ दी ग्राफ। सो ये फर्स्ट और थर्ड, इसमें एक चीज और लिख लो यहाँ पर ना, थर्ड इक्वेशन के साथ ये जो टर्म है ना ई नॉट बाय ओमेगा एल, इसको फोकस करते हैं। ये ई नॉट बाय ओमेगा, तो थर्ड इक्वेशन पर लिखिए जो, या मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख, तो रिमेंबर दैट ये पी करंट होगा ई नॉट बाय ओमेगा एल। जैसे रेजिस्टर में पी करंट का क्या फॉर्मूला आया था? ई बाय आर, ठीक है। ये रेजिस्टर में पी करंट का आया था। तो इंडक्टर में पी करंट कैसे निकालोगे? ई नॉट बाय ओमेगा एल से। एल उसकी इंडक्टेंस है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये फॉर्मूला याद रखना इंडक्टर में। और एक और चीज नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑल्सो यू कैन राइट डाउन ओमेगा इंटू एल इज नोन एज एक्स के पैरों में एल, एक्स एल के बताते हैं क्या? ओमेगा इंटू एल इज नोन एज एक्सएल। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सएल? यू कैन राइट डाउन where XL is known as inductive reactance। एक नई टर्म है, XL is known as inductive reactance of the inductor। तो न्यूमेरिकल आता है फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैसे निकालनी है? ओमेगा को L से मल्टीप्लाई करके। तो देयरफॉर जो पी करंट का फॉर्मूला हमने लिखा ई नॉट बाय ओमेगा एल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई नॉट बाय एक्सएल, बिकॉज एक्सएल ही ओमेगा एल है। कई बार आपको सीधा सीधा इंडक्टिव रिएक्टेंस ही दी होगी, तो फिर ई नॉट बाय ओमेगा लिखने की जरूरत नहीं है, ई नॉट बाय एक्सएल लिख लो। कई बार आपको ओमेगा दिया और एल दिया होगा, तो फिर ऐसे यूज कर लो, है वो एक्सएल। तो व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस? यू कैन राइट डाउन, लिखिए व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इट इज द property of an inductor, it is the property of an inductor, it is the property of an inductor by virtue of which, it is the property of an inductor by virtue of which it limits the current, it limits the current in an inductor, it limits the current in an inductor in the same way, it limits the current in an inductor in the same way the resistance limits the current in a resistor, in the same way the resistance limits the current in a resistor, in the same way the resistance limits the current in a resistor। मतलब क्या है? जिस तरह एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस क्यों काम करती है, रेजिस्टेंस क्या काम करती है, जो भी करंट रेजिस्टर में फ्लो करे उसको अपोज करती है, उसको ऑपोजिशन देती है, उसको लिमिट करती है करंट को, ठीक है। इसी तरह इंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ये एक तरह से रेजिस्टेंस का काम ही कर रही है। तो इस जो इंडक्टर ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस टू दी करंट, करंट को रेजिस्टेंस ही ऑफर करता है ना, ग्रोथ या डी हमने पढ़ा है। तो दैट क्वांटिटी इज टर्म्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसके कारण एक इंडक्टर जब भी उस पर एसी वोल्टेज लगाई जाती है वो सर्किट में करंट को कंट्रोल करे, लिमिट करे, जिस तरह से रेजिस्टेंस रेजिस्टर में करती है, दैट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। द फॉर्मूला इज ओमेगा इनटू एस। तो एक तरह से रेजिस्टेंस ही है, तो इसकी यूनिट्स क्या हुए? सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी ओम्स। एक तरह से रेजिस्टेंस तो है, तो इसके यूनिट्स भी सेम है, ओम्स, इंडक्टिव रिएक्टेंस के। तो एक नई टर्म होगी, हमें पता लग गया पीक करंट कैसे निकालना है। तो मान लो पीक करंट उसने पूछा ही नहीं, उसने कह दिया फाइंड द करंट इन एन इंडक्टर, तो दैट मींस देन यू विल फाइंड आरएमएस करंट। तो बताइए आरएमएस करंट कैसे निकालोगे? यहीं से कॉपी मारो। अगर पीक करंट ई नॉट बाय ओमेगा एल है तो आरएमएस करंट क्या होगा? ई आरएमएस बाय ओमेगा एल।
ठीक है, यानी आरएमएस करंट क्या होगा, ई आर एम एस बाय एक्सएल। तो ऐसे करना है, जो भी फॉर्मूले पीक करंट के हैं वैसे ही आरएमएस करंट के हैं। फर्क क्या है, जहां पर पीक वोल्टेज लिखी है वहां पे आरएमएस वोल्टेज आ जाएगी, डिवीजन में सब कुछ सेम है। ठीक है, जैसे रजिस्टर में अगर पीक करंट तो ऐसे निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह ई नॉट बाय आर, इसी तरह आरएमएस करंट कैसे निकालते हैं इसमें, ई आर एम एस बाय आर। तो फॉर्मूले रट्टे नहीं मारने, तरीका देख लें कि जो पीक करंट के फॉर्मूले हैं उसी से बना लेना आरएमएस करंट का फॉर्मूला। यानी आपको करंट पूछा है, आरएमएस करंट निकालना है, पीक करंट पूछा है तब निकालना है पीक करंट, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर। तो ये चीज होगी अब, ठीक है जी। नाउ अब इसमें जो फेजर डायग्राम मैं बनाऊंगा, सो लेट अस ड्रॉ द फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम सॉल्यूशन, हाउ टू ड्रॉ। ठीक है, तो इसमें पहले मुझे बनाने दो, एक ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ हमें समझ में आया कि वोल्टेज ग्राफ तो साइन की फॉर्म में बनेगा, क्योंकि ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी था, यहाँ एक साइकिल खत्म हो गया, टी एक टाइम पीरियड खत्म। ये बन गया वोल्टेज वाला ग्राफ ई। करंट की जो इक्वेशन थी वो देखो, करंट का ग्राफ वो बनेगा जो माइनस कॉस का ग्राफ होगा। तो माइनस कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, नीचे से ऊपर। ठीक है, तो यहां से कहीं शुरू कर लेते हैं। ठीक है जी, ये लो, एक में मुझे ड्रॉ करने दो। ये अब करो ड्रॉ, कर लो ड्रॉ। तो ये बना करंट का ग्राफ माइनस कॉस का। तो उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में आप ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर। So this is the phasor diagram solution. This is for current and this is for voltage. तो साथ साथ में समझते भी जाओ, देखो क्या हुआ। जब मैं कहता हूं कि करंट पीछे रह रहा है, तो पीछे मतलब पाई बाय 2 के डिफरेंस से। ये देखो माइनस कॉस का ग्राफ मीन्स ये ऑलरेडी यहाँ से शुरू हो रहा है नेगेटिव साइड पर, लेकिन जब करंट नेगेटिव है वोल्टेज ऑलरेडी पॉजिटिव वाली साइड पे जाने की कोशिश कर रही है। अब होगा क्या, जिस जगह पे वोल्टेज है किसी टाइम जीरो पर, करंट कुछ से पीछे चल रहा है। अब वोल्टेज आगे बढ़ रही है, ठीक है, ये बढ़कर 1/4 टाइम पीरियड के बाद मैक्सिमाइज हो जाएगी। जब वोल्टेज मैक्सिमम हुई, करंट तब जाके जीरो हो रहा है। ये देखो यहाँ पे, यानी इसके सामने करंट यहाँ पर पीछे चल रहा है इसे, ठीक है, ये ऑलरेडी मैक्सिमम हो चुकी है। फिर ये मैक्सिमम होकर के अगले 1/4 साइकिल में यहाँ जीरो हो रही है,
मतलब ऑलरेडी मैक्सिमम हो चुकी है, ये अब जाके मैक्सिमम होगा इसके सामने। तो जब इसने ऑलरेडी जीरो कब हुई, ये ऑलरेडी मैक्सिमम से जीरो आ गई, ये और जीरो से मैक्सिमम जा रहा है, तो ये पीछे चल रहा है, यानी वोल्टेज वो चीज पहले ही कर चुकी। ये यहाँ इससे पीछे था T0 पर, नेगेटिव साइड पर वोल्टेज आगे बढ़ चुकी है 1/4 साइकिल के बाद। 1/4 साइकिल के बाद ये अब जाके जीरो हुआ जब वोल्टेज मैक्सिमम है। इसलिए इनके में इनमें सिंक नहीं है, जो कि रेजिस्टर में था जब करंट और वोल्टेज एक ही समय पे सारा कुछ अचीव कर रहे थे। तो इसका मतलब है करंट और वोल्टेज में π/2 का डिफरेंस है और करंट पीछे रह रहा है। समझ आ गई? ठीक है। अब ये ड्रॉ कैसे करते होते हैं सीख लो। कोई भी टाइम ले लीजिए कि मान लो आर्बिट्रेरी टाइम है T=T1, तो यहाँ पर इसको एक ऊपर प्रोड्यूस कीजिए वोल्टेज वाले ग्राफ के ऊपर और एक करंट वाले ग्राफ के ऊपर, फिर करंट वाला ग्राफ नीचे है, इनके सामने लाइंस ड्रॉ करनी है, इनके सामने लाइंस ड्रॉ करनी है, फिर यहां से यहां तक वेक्टर ड्रॉ करना है, यहां से यहां तक वेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है जी। तो ये मतलब नीचे बन रहा है, मतलब ये पीछे चल रहा है इससे, ये नीचे बन रहा है, ये ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, तो करंट वोल्टेज आगे, करंट पीछे। ये इनके वेक्टर्स बने, ये एंगल ω/T1 ट्रेवल हुआ, कल आपको बताया था। ये इसका जो प्रोजेक्शंस है, ये इसके कंपोनेंट होते हैं, ये साइन की फॉर्म में लिखा जाएगा, ये साइन की फॉर्म में लिखा जाएगा। इनकी जो लेंथ है वो किससे रिप्रेजेंट होती है, इनकी पीक वैल्यू से। अगर ये करंट आएगी क्वेश्चन है, तो ये लेंथ कितनी होगी I0, ये लेंथ कितनी होगी E0, ये कल आपको बताया था। तो ये फेजर डायग्राम आपकी प्रॉपर बनी, इंपॉर्टेंट है, पता लग गया? ठीक है। अलग से आ सकता है बोर्ड में क्वेश्चन, ड्रॉ दी फेजर डायग्राम सोल्यूशन, 1 मार्क 2 मार्क्स में। तो ऐसे डायग्राम ड्रॉ करनी है जब आप एसी वोल्टेज इंडक्टर में लगाओ। ठीक है। अब इसमें हम फॉर्मूला देखते हैं, पावर डिसिपेशन कंप्लीट साइकिल में कितनी होती है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर पावर डिसिपेशन, obtain the formula for power dissipation when AC voltage is applied to an inductor। रेजिस्टर में तो पावर डिसिपेशन हाफ I0² आ गई थी, या I², इसमें देखते हैं कितनी आती। चलिए इसको ड्राइव करते हैं। एवरेज पावर का सिंबल आपको पता है, ये लिख सकते हो, ये एवरेज पावर हम निकाल रहे हैं। तो पावर का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्योंकि रेजिस्टर में तो हम पावर लॉस I²R से निकाल सकते हैं क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस होती है। यहाँ तो यूँ होना लगेगा I²R, क्योंकि इंडक्टर की रेजिस्टेंस तो नहीं होती। तो कौन सा लगाएं? पावर के 3 फॉर्मूले हैं, I²R के अलावा और कौन सा है, V²/R, और कौन सा है, V×I। तो यहाँ बेटर होगा V×I लगाए, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस तो नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला V×I। या हमने E×I, क्योंकि सिंबल मैंने वोल्टेज का E लिया हुआ है, तो E की वैल्यू डाल देते हैं, कितनी मानी है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है। E0 sin ω/t वोल्टेज मानी है हमने, और करंट कितना आया था, करंट इतना आया था, I = -I0, ये I0 हो गया, -I0 cos ω/t, ये था करंट जो हमने प्रूव किया। माइनस साइन आगे ले लेते, ये आ गया -E0 I0 sin ω/t cos ω/t। एक बार बोर्ड देख लेना, समझ लेना कैसे किया। जो करंट ड्राइव किया उसको कॉस के फॉर्म में डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा, दिमाग में कुछ फॉर्मूला आ रहा है, बेसिक हमने सीखे हुए फॉर्मूले। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूं तो ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला बनेगा, 2 sin थीटा कॉस थीटा sin 2 थीटा को मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई 2 यहाँ कर रहा हूँ। सो ये आ गया -2E0 I0, सॉरी 2 के साथ लिख देता हूँ। सो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 2 sin थीटा कॉस थीटा, 2 से डिवाइड कर दिया, ये अलग होगी, जिससे कि ये बन गया -E0 I0/2। 2 sin थीटा कॉस थीटा क्या हो गया, sin 2 थीटा, थीटा यहाँ ω/t है। ठीक है जी। अब ये एवरेज पावर। अब मुझे बताओ, ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, इंडक्टर में इतनी एवरेज पावर है, लेकिन हम तो कंप्लीट साइकिल के लिए निकालते हैं। तो कल आपको सिखाया था एवरेज ऑफ ए फंक्शन कैसे निकालते हैं। एवरेज ऑफ ए फंक्शन उसी की निकलती है जो टाइम डिपेंडेंट हो, तो इसकी तो नहीं निकलेगी। sin 2 ω/t की कंप्लीट साइकिल पे एवरेज पावर कितनी होती, कल बताया था। sin 2 ω/t की चेक करो, sin 2 ω/t और cos 2 ω/t का पूरे साइकिल पर पावर लॉस कितना होता है, 0। तो ये देखो, कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं, कर चुके हैं। तो 0 इंटू समथिंग क्या होगा, 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा, तो बस आ गया हमारा। तो एवरेज पावर लॉस
इंडक्टर में जीरो होता है हमेशा, प्रूव कर दिया। कैसे है? क्योंकि आपने लिख लेना है, क्योंकि साइन 2 ओमेगा टी की पूरे साइकिल पे जो एवरेज पावर निकलती है वो जीरो आती, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो हो गया। सो देयर इज नो लॉस ऑफ पावर इन एन इंडक्टर, अगर वो आइडियल इंडक्टर है। तो हम आइडियल इंडक्टर ले रहे हैं, इसकी जीरो रेजिस्टेंस मानते हैं, तो ये हम ले रहे हैं आइडियल इंडक्टर। आइडियल इंडक्टर हैज जीरो रेजिस्टेंस।